सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। सो बच्चों, हम एमसीक्यू विद कंसेप्ट वाली सीरीज कर रहे थे, जिसके अंदर हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। और इस थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां पर जाके इस चैप्टर के जो प्रीवियस एमसीक्यूज है उसको सोल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम 30 एमसीक्यूज ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 31 से। देखिए 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो आपसे पूछा गया है एमसी और एसी के रिलेशन में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसके लिए पहले आपको एमसी और एसी का रिलेशन पता होना चाहिए। देखिए आपसे एमसी और एसी के बारे में भी पूछा जा सकता है और एमसी और एवीसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों का रिलेशन कॉस्ट का पता होना चाहिए। OX और Y। OX पे हम दिखाते हैं आउटपुट और OY पे दिखाते हैं कॉस्ट। यहाँ भी हम दिखाएंगे आउटपुट एंड कॉस्ट। MC, AC और AVC मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, तीनों ही कर्व का शेप होता है यू शेप। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों ही कर्व का शेप होता है यू शेप। अब हमसे पूछा क्या गया है एमसी और एटीसी के बारे में। तो एमसी और एटीसी का हम पहले कर्व बना लेते हैं। ये बनेगा हमारा एटीसी कर्व या एसी कर्व और इसके बाद बनेगा एमसी कर्व। तो आपको रिलेशन कैसे याद रखना है, पहले आप कर्व बना के देख लीजिए एग्जाम में। फिर आपको ध्यान रखना है कि इनिशियली जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो एटीसी भी फॉल करता है और एमसी भी फॉल करता है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कर्व एटीसी कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इस मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्शन के बाद एमसी भी इंक्रीज होता है और एवरेज टोटल कॉस्ट और एटीसी भी इंक्रीज होता है। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं हम क्या बोला गया। इफ एमसी इज ग्रेटर देन एटीसी इज फॉलिंग। क्या बोला गया? जब एमसी एटीसी से ग्रेटर होता है, ये मैंने एटीसी बनाया और यहां हमने एमसी बनाया। इफ एमसी इज ग्रेटर देन एटीसी, इस पॉइंट के बाद देखिए इस पूरे एरिया में एमसी ज्यादा है एटीसी से, देन एटीसी इज फॉलिंग। एटीसी फॉल नहीं करता है, ठीक है, राइज करता है। तो ऑप्शन है हमारा हो गया गलत। द एटीसी कर्व इंटरसेक्ट द एमसी कर्व एट अ मिनिमम एमसी। क्या बोला गया है? एटीसी कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इसके मिनिमम पॉइंट पे करता है। एमसी कर्व का मिनिमम पॉइंट तो यहां पर होता है। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व या एवरेज कॉस्ट कर्व एमसी कर्व को मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। एमसी कर्व एसी कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये बी वाला भी हमारा हो गया गलत। द एमसी कर्व इंटरसेक्ट द एटीसी कर्व एट अ मिनिमम एटीसी। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एटीसी कर्व के मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ऑप्शन सी सही होगा। डी क्यों गलत होगा? इफ एमसी इज लेस देन एटीसी इज इंक्रीजिंग। तो इस पूरे वाले एरिया में एमसी इज लेस देन एटीसी है, तो क्या इस केस में एटीसी इंक्रीज हो रहा है? नहीं, इस केस में इंक्रीज नहीं होकर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ए बी डी हमारा गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिकॉज सी में क्या बोला गया था, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। 31 का आंसर होगा ऑप्शन सी। एवरेज कॉस्ट फंक्शन पूछा गया, तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट को बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी है। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हम? AFC प्लस AVC। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर मुझे AFC निकालना हो तो कैसे निकालूंगी? AC माइनस AVC। अगर मुझे AVC निकालना हो तो कैसे निकालूंगी? AC माइनस AFC। क्लियर है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा सही है। एटीसी बराबर AFC माइनस AVC नहीं होता, प्लस होता है, ये गलत हो गया। AVC इज इक्वल टू AFC प्लस ATC, ये भी गलत है। AVC कैसे निकलेगा अपना? ATC माइनस AFC। AFC बराबर ATC प्लस AVC नहीं होता, AFC बराबर ATC माइनस AVC होगा।
और AFC बराबर ATC माइनस AFC, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मुझे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए तो एक यूनिट को बनाने की टोटल कॉस्ट में से अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हटा दूंगी या माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरा AFC आ जाएगा। 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्म्स कॉस्ट फंक्शन, इसमें से फर्म की कॉस्ट फंक्शन का कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है। देखिए कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है, कॉस्ट फंक्शन में हम पढ़ते हैं कि कम जो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट होती है और वो सारे फैक्टर जो टोटल कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है। तो जनरली कॉस्ट फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, CX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ QX और प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इस टोटल कॉस्ट को कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट तो होता है QX, दैट मीन जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा कॉस्ट भी मेरी उतनी ज्यादा होगी, दैट मीन कॉस्ट और प्रोडक्शन में डायरेक्ट रिलेशन होता है। दूसरा प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, लैंड के लिए हम क्या प्राइस पे करते हैं, रेंट, वो ज्यादा होगा तो कॉस्ट ज्यादा होगी। लेबर के लिए हम वेजेस पेमेंट करते हैं, वेजेस ज्यादा होगी तो कॉस्ट ज्यादा होगी। और कैपिटल के लिए हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, अगर कैपिटल के लिए मुझे इंटरेस्ट ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है तो भी मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो इंपॉर्टेंट जो जो डिटरमिनेंट्स होते हैं यहाँ पे और भी फैक्टर हो सकते हैं एन तक, तो जो भी फैक्टर्स होंगे वो सारे मेरे कॉस्ट फंक्शन का पार्ट बनते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए ये भी हो सकता है। प्राइस ऑफ द लेबर मतलब वेजेस की बात हो रही है तो ये भी हो सकता है। टैक्सेस मतलब GST इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, GST की रेट जितनी ज़्यादा होगी मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट भी या मेरा प्रोडक्ट उतना ही मार्केट में महंगा होगा, ये भी हो जाएगा। द प्राइस ऑफ फर्म्स आउटपुट दैट मीन MRP की बात हो रही है कि कोई भी पर्सन उसको कितने रुपए में सेल कर रहा है। सेल करने की प्राइस किसके बेसिस पे निकलेगी, कॉस्ट के बेसिस पे निकलेगी, बट ये कॉस्ट का डिटर्मिनेंट नहीं होता है। कॉस्ट खुद डिटर्मिनेंट होती है किसकी, MRP की, क्योंकि कोई भी पर्सन जब अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करेगा तो कॉस्ट कुछ लेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ अपना मार्जिन प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर MRP डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कॉस्ट खुद डिटर्मिनेंट होती है MRP का। ठीक है, MRP कॉस्ट का डिटर्मिनेंट बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 33 का ऑप्शन डी। Which of the following statement is correct concerning the relationship among the firm's cost function? तो cost function कैसे निकलेंगे, या तो TC is equals to TFC plus TVC, या TFC बराबर TC माइनस TVC, और TVC बराबर TC माइनस TFC। अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दूं तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं तो TFC आ जाएगी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में से TFC लेस कर दूंगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला लिखा हो TC इज इक्वल टू TFC माइनस TVC, दैट मीन टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे TFC में से TVC को लेस करना पड़ेगा, नहीं ऐड करना पड़ता है, तो ये गलत हो गया। TVC कैसे निकलेगी, TFC माइनस TC नहीं होता, TC माइनस TFC होता है, ये भी गलत हो गया। TFC कैसे निकलेगी, TC माइनस TVC, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरा TFC आ जाएगा। TC बराबर TVC माइनस TFC होता है, गलत होता है, यहाँ पे भी प्लस आएगा। 34 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सपोज आउटपुट इंक्रीजेज इन द शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट विल बी, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है शॉर्ट रन, तो पहले हम शॉर्ट रन को समझ लेते हैं, व्हाट इज द शॉर्ट रन। देखिए इसे प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन में भी हमने क्या देखा था, हमारे प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो शॉर्ट रन होगा और एक होगा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब होगा प्रोडक्शन फंक्शन में दो टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, फिक्स्ड होंगे और कुछ वेरिएबल होंगे, और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे होते हैं, हमारे वेरिएबल। दैट मीन शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहां पर कोई भी पर्सन, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, सेलर अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकता। इसलिए शॉर्ट रन में हमेशा दो टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, कुछ फिक्स्ड होंगे और कुछ वेरिएबल होंगे। बट लॉन्ग रन में किसी भी प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर के पास इनफ टाइम होता है कि वो अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर लेगा, इसलिए लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे हो जाएंगे, वेरिएबल। इसी तरह कॉस्ट फंक्शन होता है। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन।
ठीक है। शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहां पर कोई भी पर्सन अपने सारे बिजनेस की कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकता। इसलिए शॉर्ट रन में भी हमारे पास हमेशा दो टाइप की कॉस्ट होगी, फिक्स्ड होगी कुछ और कुछ होगी वेरिएबल। बट लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट कैसी होती है? वेरिएबल। ठीक है, लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट वेरिएबल होगी, जबकि शॉर्ट रन में कुछ फिक्स्ड होगी और कुछ वेरिएबल होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझते हैं। सपोज आउटपुट इंक्रीजेज इन द शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट विल बी। अगर शॉर्ट रन में आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्या बोला गया? शॉर्ट रन में अगर मैं प्रोडक्शन इंक्रीज करती हूँ तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट होती क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट हम उसी कॉस्ट को बोलते हैं जो कभी भी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। तो शॉर्ट टर्म में फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगी नहीं, जो चेंज होगी वो कॉस्ट कौन सी होगी? वेरिएबल। और वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ओनली। ठीक है, शॉर्ट टर्म में फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती ही नहीं है। इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में हमारी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज होगी। इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन बोथ, बोथ नहीं होती है, सिर्फ वेरिएबल ही होती है। डिक्रीज इफ द फर्म इज इन द रीजन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न बिल्कुल सही बोला गया, शॉर्ट टर्म में ही होता है, बट डिमिनिशिंग रिटर्न के केस में कॉस्ट डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। मेरा रिटर्न डिमिनिशिंग है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस होना स्टार्ट होने वाला है। तो अगर मुझे लॉस होगा तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? वापस इंक्रीज हो जाएगी। तो ए, सी और डी तीनों गलत है। हमसे शॉर्ट टर्म में पूछा गया था, शॉर्ट टर्म में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करने की वजह से ही या आउटपुट को इंक्रीज करने की वजह से ही मेरी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। 35 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज फॉल्स। इसमें से एलएसी कर्व के लिए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है, अब इसको देखते हैं। आपको दो चीजें याद रखनी है जो हमने अभी अभी पढ़ा है, कि एक तो होता है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और एक हमारा होता है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। शॉर्ट रन में अगर मैं एवरेज कॉस्ट कर्व बनाऊंगी एसी, तो कैसे बनेगा? एवीसी प्लस एएफसी। ठीक है, तो जो एसी कर्व होता है उसका शेप क्या होता है? यू शेप होता है। एसी कर्व का शेप होता है हमारा यू शेप। और शॉर्ट रन में जो एसी कर्व होता है वही हमारी प्लांट कैपेसिटी को भी दर्शाता है या दिखाता है। प्लांट कैपेसिटी का मतलब समझ लीजिए, ये ऐसी कर्व है, ये ऐसी कर्व क्या बता रहा है कि मेरे बिजनेस में या मैं अपने प्लांट में किसी एक चीज की कितनी यूनिट बना सकती हूँ। ठीक है, समझ लीजिए अगर 50,000 यूनिट है तो ये प्लांट भी क्या दिखाएगा? 50,000 यूनिट को ही डिनोट करेगा। तो एसी कर्व का दूसरा नाम प्लांट कैपेसिटी कर्व भी होता है। क्लियर है? एलएसी कर्व लॉन्ग रन में बनेगा हमेशा। इसका पूरा नाम है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एलएसी कर्व भी हमारा यू शेप का होता है, बट एलएसी कर्व बहुत सारे एसएससी कर्व से मिलके बनता है। एसएससी कर्व क्या होता है? ये जो शॉर्ट रन में मैंने एसी कर्व बनाया है, इसके आगे अगर मैं एस लगा दूं तो क्या बन जाएगा? एसएससी कर्व। दैट मीन एवरेज कॉस्ट कर्व के आगे अगर मैं एस लगा दूंगी तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाएगा, और एसी कर्व के आगे अगर मैं एल लगा दूंगी तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाएगा। बट एसएससी कर्व तो अपने आप में प्लांट कैपेसिटी कर्व होता है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। बट एलएसी कर्व जो कि होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सीरीज ऑफ द एसएससी कर्व। दैट मीन्स एलएसी कर्व बनता कैसे है? बहुत सारे एसएससी कर्व से मिलके बनता है। जैसे ये एक एसएससी कर्व हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, ये तो मेरे प्लांट है बहुत सारे। ये मेरा एसएससी 1 है जो कि मेरे एक प्लांट को शो कर रहा है, ये एसएससी 2 है जो सेकंड प्लांट को शो कर रहा है, ये एसएससी 3 है जो थर्ड प्लांट को शो कर रहा है, ये एसएससी 4 है ये फोर्थ को कर रहा है, ये एसएससी 5 है। ठीक है, अब एलएसी कर्व कैसे बनता है ध्यान रखना है आपको।
देखिए एलएसी कर्व भी यू शेप का बनता है, लेकिन इन सब प्लांट्स को ऐड कर देने पे या जोड़ देने पे क्या बनेगा, हमारा एलएसी कर्व बनेगा। एलएसी कर्व का फॉलिंग पार्ट टेंजेंट होता है एसएससी कर्व के फॉलिंग पार्ट पे। जैसे एसएससी कर्व का फॉलिंग पार्ट कौन कौन से है, दो फॉलिंग पार्ट दिख रहे हैं हमें, एक तो ये वाला है और इस वाले का ये वाला है। तो जो एलएसी कर्व का फॉलिंग पार्ट होगा वो टेंजेंट होगा एसएससी कर्व के फॉलिंग पार्ट पे। ठीक है, तो फॉलिंग हो गया। एलएसी कर्व का मिनिमम पॉइंट होगा एसएससी कर्व के मिनिमम पॉइंट पे। जैसे इस एसएससी कर्व का मिनिमम पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, इस एसएससी कर्व का मिनिमम पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट करेगा। ठीक है, ये तो हो गया एलएसी कर्व का फॉलिंग पार्ट, कौन सा, ये वाला। इसके बाद एलएसी कर्व राइज होना स्टार्ट होता है। तो एलएसी कर्व का राइजिंग पार्ट टेंजेंट होता है एसएससी कर्व के राइजिंग पार्ट को। तो यहाँ पे एसएससी कर्व के राइजिंग पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो यहाँ पे इसको हम टेंजेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलएससी और ये भी हो गया हमारा एलएससी का। क्लियर है। तो एलएससी एसएससी कर्व तो अपने आप में खुद एक पूरा कर्व होता है, वो प्लांट की कैपेसिटी को शो करता है। एलएससी कर्व जो होता है बहुत सारे एसएससी कर्व से मिलके बना होता है। एलएससी कर्व का फॉलिंग पार्ट टेंजेंट होता है एसएससी कर्व के फॉलिंग पार्ट को। एलएससी कर्व का मिनिमम पॉइंट टेंजेंट होता है एसएससी कर्व के मिनिमम पॉइंट को। और एलएससी कर्व का राइजिंग पार्ट टेंजेंट होता है एसएससी कर्व के राइजिंग पार्ट को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, एलएससी कर्व के नाम है एक प्लानिंग कर्व। देखिए कोई भी पर्सन जब बिजनेस करता है तो हमेशा लॉन्ग रन की प्लानिंग करके करता है, इसलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो बनता है उसको हम प्लानिंग कर्व का नाम भी दे सकते हैं। एक होता है बोट कर्व, बोट मतलब नाव। देखिए इसके अंदर बड़े सारे एलएससी कर्व के अंदर बहुत सारे एसएससी कर्व बैठे हैं, तो इसमें इसका शेप भी नाव जैसा बन गया, इसलिए इसका नाम क्या है, बोट कर्व। एक और नाम होता है इसका एनवलप कर्व। एनवलप मतलब क्या होता है, लिफाफा। आपने लिफाफे को देखा होगा, उसमें पैसे डालने के बाद उसको जो बंद करने का हिस्सा होता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम एनवलप कर्व भी है। तो आपको इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। एसएससी कर्व को प्लांट कैपेसिटी कर्व बोलते हैं और एलएससी कर्व को बोट कर्व या एनवलप कर्व या प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। अब आपको बात यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, इनके नाम तो याद रखने हैं, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या एलएससी कर्व सारे एसएससी कर्व के मिनिमम पॉइंट को टेंजेंट होता है क्या? नहीं, मिनिमम पॉइंट को नहीं होता है। एलएससी कर्व का फॉलिंग पार्ट एसएससी कर्व के फॉलिंग पार्ट पे होगा, एलएससी कर्व का मिनिमम पार्ट एसएससी कर्व के मिनिमम पार्ट पे होगा और एलएससी कर्व का राइजिंग पार्ट एसएससी कर्व के राइजिंग पार्ट पे होगा। अब देखते हैं 36, इसमें से हमें फोर्स निकालना है। इट रिप्रेजेंट द लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट। ये बिल्कुल सही बात है। जो भी एलएससी कर्व होगा हमेशा ये बताएगा कि आपके पास जो इनपुट अवेलेबल है, ठीक है, उसके किस कॉम्बिनेशन को यूज करके आप लीस्ट कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इट इज डिराइव फ्रॉम अ सीरीज ऑफ शॉर्टन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एलएससी कर्व बहुत सारे एसएससी कर्व से मिलके बनता है। द शॉर्टन कॉस्ट कर्व द मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट द लीस्ट कॉस्ट प्लांट साइज फॉर ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। इसको वापस रीड करिए, देखिए एक बार। जो शॉर्टन कॉस्ट कर्व होता है, एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट द लीस्ट कॉस्ट प्लांट साइज फॉर ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसको देखिए, ये सी क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, यही तो मिनिमम है। एसएससी कर्व का मिनिमम भी यहाँ पे है और पूरे एलएससी कर्व का मिनिमम पॉइंट भी यहाँ पे है। तो सी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या जो एसएससी कर्व का मिनिमम पॉइंट होता है और जो एलएससी कर्व का ही मिनिमम पॉइंट होता है, क्या वो ईच लेवल ऑफ आउटपुट पे मिनिमम कॉस्ट को दिखाता है क्या? ईच लेवल ऑफ आउटपुट पे नहीं दिखाता, सिर्फ इसी पे दिखाएगा। दैट मीन्स अगर मैं ओ से लेके क्यू तक प्रोडक्शन करूंगी इतना, तभी मेरी ये वाली कॉस्ट इनकर्ड होगी। अगर इससे पहले कहीं पे करूंगी तो मेरी कॉस्ट यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। अगर यहाँ पे आएगी तो ये लीस्ट कॉस्ट नहीं होगा, बिकॉज
ये जो LSE कर्व है इसके फॉलिंग पार्ट पे टेंजेंट होता है, मिनिमम पे नहीं होता है। अगर इस O और Q के बारे में O से Q1 कर लेती हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए मैंने इस लेवल पे प्रोडक्शन कर लिया Q1, तो LSE कर्व SSE कर्व के राइजिंग पार्ट पे हो रहा है, तो ये ऑल लेवल पे लीस्ट कॉस्ट को नहीं बताता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल पे ही लीस्ट कॉस्ट को बताता है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा गलत। द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व द मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट द लीस्ट कॉस्ट प्लान साइज फॉर ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। नहीं होता, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पे ही दिखाता है। तो ए तो हमारा सही था, बी भी हमारा सही था, डी स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। As output increases, the amount of capital employed by the firm increases along the curve। तो क्या बोला गया, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्लूड होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट भी सही है, डी भी सही है। हमसे फॉल्स पूछा गया था, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 37. The negatively slope that when falling part of the long run average cost curve is due to which of the following। LSE कर्व का जो शेप होता है वो किस वजह से होता है, आपको बताना है। देखिए LSE कर्व का यू शेप होने का रीजन होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिखाया, यहाँ हम दिखाते हैं आउटपुट और यहाँ हम दिखाते हैं कॉस्ट, और ये हमारा क्या है, LSE कर्व है, जो कि बहुत सारे SSE कर्व से मिलकर बना है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट बनाया है। यहाँ पे कॉस्ट क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। और यहाँ पे वापस इंक्रीज हो रही है, तो ये किस वजह से होगी, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब हमें पता करना व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल और व्हाट इज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए इकोनॉमीज का मतलब होता है बेनिफिट टू द बिजनेस। ठीक है, ये भी दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बट LSE कर्व का यू शेप होने का रीजन होता है इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फर्म के खुद के कुछ डिसीजन या एफर्ट रहे होंगे जिससे फर्म को फेवरेबल कुछ ना कुछ फायदे मिले होंगे। ठीक है, जो फर्म के लिए ही, फर्म के फेवर में ही काम कर रहे होंगे। जैसे अगर फर्म की मार्केट में गुडविल अच्छी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसने कभी भी लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, तो बैंक उसको कम इंटरेस्ट रेट पे क्या देता है, लोन दे देता है। तो जब कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। और ये किस वजह से, क्योंकि आपकी मार्केट में रेपुटेशन या गुडविल अच्छी है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट कम हो गई, तो यहाँ पे कॉस्ट कम होते ही ये क्या हो गया, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है आपके ही कुछ ऐसे डिसीजन रहे होंगे या आपकी फर्म की कुछ एक्टिविटी ऐसी रही होगी जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। समझ लीजिए आपने कोई एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो आपकी फर्म के अगेंस्ट पे काम कर गया, या आपने एक ऐसी मशीनरी खरीदी जो आपने सोच के तो अच्छी खरीदी थी, लेकिन आपके जैसे आपने उसको अपनी प्लांट में एस्टेब्लिश किया, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, आपके पर प्रोडक्ट की कॉस्ट ही इंक्रीज हो गई, या ब्रेक डाउन हो गया अचानक से, तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट कम होती है, इसलिए LSE कर्व क्या होता है, फॉल होता है। डिस इकोनॉमिक्स की वजह से कॉस्ट इंक्रीज होती है, इसलिए LSE कर्व राइज होता है। अब देखिए नेगेटिवली स्लोप, नेगेटिवली स्लोप का मतलब क्या, ये फॉलिंग पार्ट, और फॉलिंग होगी मतलब कॉस्ट कम हो रही है, और कॉस्ट कम कब होती है, जब आपके फर्म को फायदा होता है। तो डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल तो गलत है, क्योंकि ये तो राइजिंग पार्ट पर होता है, जब कॉस्ट राइज होगी तो डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रहेगा। डिमिनिशिंग रिटर्न भी अपने आप में नेगेटिव स्टेटमेंट है। डिमिनिशिंग रिटर्न होगा तो कॉस्ट कम क्यों होगी, कॉस्ट तो ज्यादा होगी, ये भी गलत हो गया। द डिफिकल्टीज एनकाउंटर इन कोऑर्डिनेटिंग द मेनी एक्टिविटीज ऑफ लार्ज फर्म, ये भी अपने आप में नेगेटिव स्टेटमेंट। डिफिकल्टीज हो रही है, तो डिफिकल्टीज होने पे आपको बेनिफिट नहीं होते, आपको लॉसेज ही होते हैं, तो ये भी गलत होगा। द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी दैट रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे एक फेवरेबल और पॉजिटिव बात दे रखी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। जैसे जैसे बिजनेस खुद को एक्सपेंड करता है, वो अपने पूरे बिजनेस को
मल्टीपल डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे किसी कंपनी में फिनेंस डिपार्टमेंट का अलग बन जाना, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का अलग बन जाना, कमर्शियल डिपार्टमेंट का अलग बन जाना, और ऐसे अदर डिपार्टमेंट जो भी बन सकते हैं, कस्टमर सर्विसेज वाला अलग बन जाना, कॉलिंग वाला अलग बन जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई बिजनेस एक्सपेंड होता है तो उसको मल्टीपल डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, और जब हायरिंग होती है किसी पर्सन की तो उसी पर्सन को हायर किया जाता है जो उस काम में क्या है, स्पेशलाइज है। तो जब भी आप किसी स्पेशलाइज पर्सन को हायर करोगे तो वह आपके यहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा, तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, रिटर्न ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। रेवेन्यू रिटर्न प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल पूछा था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पॉजिटिवली स्लोप मतलब राइजिंग पार्ट, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, वापस इसकी बात हो रही है। तो कॉस्ट इंक्रीज कब होगी, ठीक है, जब आपको डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगा। डिसइकोनॉमिक्स का मतलब आपको डिसएडवांटेज या लॉस होना चाहिए, तो इसका पहला ही क्या हो जाएगा, डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इंक्रीज रिटर्न तो अपने आप में पॉजिटिव है, इससे कॉस्ट कम होगी, इंक्रीज नहीं होगी। द फर्म बीइंग एबल टू टेक एडवांटेज, एडवांटेज भी आपको बेनिफिट होंगे, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कॉस्ट कम होगी। तो बी सी डी तीनों से आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, और ए से आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो हमसे राइजिंग ही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। A firm's average total cost is rupees 300 at 5 unit of output and 320 at 6 unit of output. The marginal cost of production of the 6th unit is. तो आपको बताना है मार्जिनल कॉस्ट बतानी है। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन होता है, और एक और डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू भी होता है। तो पहले मतलब मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एसी दे रखा है या एटीसी दे रखा है। एसी का मतलब होता है एक यूनिट की कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने की जब 300 रुपये कॉस्ट लगेगी, तो 5 यूनिट को बनाने की कितनी लगेगी, 1500। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 5 यूनिट पे कॉस्ट कितनी है मेरी, 300 इंटू 5, दैट मीन 1500। ठीक है, 320 एक को बनाने की है, रुपीज 328 6 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो 6 यूनिट बनते ही आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाती है, 320। तो इसकी यहाँ पे टोटी सी कितना आ जाएगा, 1920। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं। 5 यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट थी 1500, और 6 यूनिट होते हैं आपकी कितनी होगी, 1920। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो एक एडिशनल यूनिट बनते ही जब 5 से हम 6 यूनिट पे आए तो एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी, इन दोनों को लेस कर लो, कितना आएगा, 420। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा 39 का ऑप्शन डी। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट मत करना, आपको देखते ही क्या लग रहा होगा, 5 पे 300 थी, 6 पे 320 हो गई, तो 20 रुपए मार्जिनल कॉस्ट है, 20 नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको पर यूनिट कॉस्ट दे रखा है, और मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको पहले टोटलिटी देखनी होती है, टोटल में कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो पहले आपको एवरेज कॉस्ट को टोटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मार्जिन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसका सिंपल सा आपको तरीका है याद रखने का, आप तो फॉर्मूला याद रखो, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन या डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू। जैसे यहाँ पे डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, डेल्टा टी सी कितना हुआ, 1920 माइनस 1500। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो 1920 में से 1500 माइनस करेंगे, और यूनिट कितनी चेंज हुई, 6 माइनस 5, तो 420 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा, 420। 40, a firm producing 7 unit of output has an average total cost of rupees 150 and has to pay rupees 350 to its fixed factor of production whether it produces or not. How much of the average total cost is made up of variable cost? तो क्या बोला गया है, एक 7 यूनिट को बनाने के लिए जो एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट लगती है वो क्या लगती है, रुपीज 150 पर यूनिट लगती है। अब पर यूनिट नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए एवरेज का मतलब क्या होता है, एक यूनिट की बात हो रही है। तो एक यूनिट को बनाने की
टोटल कॉस्ट 150 है, 1 यूनिट को बनाने की टोटल कॉस्ट है। अगर मुझे 7 यूनिट की निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, 150 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना आएगा 1050। तो ये मेरी क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट दे रखी है 350। अब देखिए फिक्स कॉस्ट के यहाँ पे AFC नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट 350 रुपीज लिखे हुए हैं। दैट मीन्स ये जो 1050 रुपए है इसके अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 350। और हमसे पूछा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पूछा है। तो 1000 हमारे पास 1050 टोटल कॉस्ट है और TFC हमारी 350 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, TVC कितना आ गया मेरा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 700 आया। बट यहाँ पे पूछा क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मतलब इस 150 रुपए में, समझ रहे, इस 150 रुपए में वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंक्लूड है, तो टोटल मेरी 700 है। और ये 700 कितनी यूनिट को बनाने की थी, 7 को, तो एक की कितनी आ गई, 100। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, मैंने क्या किया, 1 यूनिट की एवरेज कॉस्ट दे रखी थी और फिक्स कॉस्ट मुझे टोटलिटी में दे रखी थी, तो मैंने 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट को लेके उसको टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। और मुझे निकालनी क्या थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में से पहले मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हटाया तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और एबीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी डिवाइड बाई क्यू। तो टीवीसी मेरा 700 था, मैंने इसको क्यू से डिवाइड कर दिया तो 100 रुपये हमारा आंसर। 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 41, a firm has a variable cost of rupees 1000 at a 5 unit of output. If fixed costs are 400, what will be the average total cost at 5 unit of output? देखिए यहाँ पे कैसे होगा, वेरिएबल कॉस्ट है रुपीज 1000 एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट। इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर रुपीज 400, व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो 1000 रुपए है, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितनी, फिक्स्ड कॉस्ट 400, तो बचे कितनी हमारी यहाँ पे बच गई। अच्छा यहाँ पे हमें पहले टोटल कॉस्ट पूछा है ना, तो पहले हमें टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया, 1400। अब इस 1400 के ये जो टोटल है हमारी, इसको हम बोलते हैं टीसी। हमें निकालनी क्या है, एटीसी। तो एटीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल कॉस्ट में किससे डिवाइड कर देंगे, क्यू से, मतलब 5 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है और हमसे पूछा क्या है, एटीसी। एटीसी या एसी का फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन क्यू। टीसी अपॉन क्यू होता है, ठीक है। टीसी कैसे निकलता है मेरा, टीएफसी प्लस टीवीसी, और अगर क्यू से डिवाइड करूंगी तो मेरा एसी आ जाएगा। टीएफसी कितना है अपना 400, टीवीसी कितना है 1000, तो यहाँ पे कितना आ गया 1400। और मुझे एसी निकालना था, उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 बजे 280। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 41 का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। A firm's average fixed cost is ₹20 at 6 unit of output. What will be at 4 unit of output? तो फर्म की एफसी दे रखी है 6 यूनिट पर, पूछा गया 4 पे कितनी होगी। तो एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टीएफसी अपॉन क्यू। एएफसी इज इक्वल्स टू टीएफसी अपॉन क्यू। और टीएफसी कैसे निकलेगी हमारी, 20 मल्टीप्लाई बाई 6 और इसको क्यू से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा 30। 42 का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, द सर्विस ऑफ डॉक्टर कंसिडर प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें पूछा गया क्या जो डॉक्टर सर्विसेज देता है उसको हम प्रोडक्शन काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसको इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जा रहा है या किसी दूसरे पर्सन को सेल किया जा रहा है, वो अपने आप में क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। तो डॉक्टर अपनी सर्विसेज सेल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोडक्शन कंसिडर होगा क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल पर्पस हो रहा है। मैन कैन क्रिएट मैटर, ये स्टेटमेंट गलत है। मैटर का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो हमें नेचर से मिलती है। जैसे
गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कोल हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, जितनी भी चीज़ें है वो सब हमें नेचर से मिलती है। तो हम मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन क्या कर सकता है, ह्यूमन केवल मैटर को, किस मैटर का यूज करके उसको उसमें यूटिलिटी ऐड करके उसको कोई गुड्स में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कोल अपने आप में क्या है, मैटर है, तो हम कोल नहीं बना सकते, कोयला नहीं बना सकते, कोयला तो नेचुरल है, ठीक है, लेकिन हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो मैटर को, मैटर में यूटिलिटी ऐड करके उसको यूज करने लायक बनाना, दैट मीन उसमें यूटिलिटी ऐड करना, ये अपने आप में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया, मैन कैन क्रिएट मैटर, ये गलत बात है, ठीक है, ना तो मैन ना ही वुमन कोई भी मैटर को क्रिएट नहीं कर सकता। द सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ आर कंसिडर प्रोडक्शन, ये गलत है, ठीक है। लव और अफेक्शन के थ्रू जो भी चीज़ें की जाती है उसको हम प्रोडक्शन काउंट नहीं करते हैं। तो हाउसवाइफ की सर्विसेज या हमारी मम्मी हमारे लिए जो काम करते हैं उसको हम इसमें काउंट नहीं करते, ये प्रोडक्शन नहीं होता। व्हेन अ मैन क्रिएट्स अ टेबल इट ही क्रिएट्स मैटर, क्या जब कोई एक पर्सन टेबल बनाता है तो वो क्या मैटर बना रहा है, नहीं, वो प्रोडक्शन कर रहा है। टेबल अपने आप में मैटर नहीं है, वुडलॉग अपने आप में मैटर हो सकता है, ठीक है, वुडलॉग से टेबल बनाना प्रोडक्शन है, वुडलॉग बनाना हमारे पास, हमारे वश में नहीं है, ह्यूमन के वश में नहीं है, वो नेचर से ही होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो व्हेन जो टेबल क्रिएट करता है वो प्रोडक्शन है, ना कि मैटर। तो ए भी, डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा, हमसे ट्रू पूछा गया था, 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें से कौन सा एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है, तो आप एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, देखिए वैसे तो आजकल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट एंटरप्रेन्योर एक चीज में अलग होता है। बिजनेस का मतलब होता है जो लोग कन्वेंशनल तरीके से चीजें कर रहे हैं, सालों से चली आ रही, आप भी उसी ढर्रे से काम कर रहे हो, वो होता है बिजनेस। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, हो सकता है आप काम तो वही कर रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने उसके अंदर अपना कोई इनोवेटिव आइडिया दिया है, आप उसको एक अलग तरीके से कर रहे हो जैसा बाकी लोग नहीं सोच पा रहे थे। तो जहाँ पे भी आप अपने इनोवेटिव आइडिया को यूज करके काम करते हैं, और जो भी पर्सन ये करता है वो कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन क्या होता है, इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, ये भी होता है, वो रिस्क बियर करता है, ये भी होता है, और वो इनोवेशन भी करता है। इसका आंसर क्या होगा, 44 का डी। इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी द शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए लास्टिंग। तो बोला गया कि शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, पहली बात तो ये आपको जानना, कोई पीरियड नहीं है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है प्रोडक्शन फंक्शन की चेंजेबिलिटी के ऊपर। अगर आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप शॉर्ट रन में हो, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने के। तो शॉर्ट रन में दो टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। इसी वजह से आपकी शॉर्ट रन में कॉस्ट भी दो टाइप की होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल। लॉन्ग रन में आपके पास कोई भी वेरियर नहीं होता, आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। इसलिए लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे होंगे, आपके वेरिएबल हो जाएंगे। इसी वजह से लॉन्ग रन में आपकी सारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, वेरिएबल। हमसे पूछा गया है शॉर्ट रन में कुछ फिक्स्ड होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे। यहाँ पे बोला गया है 6 मंथ 5 ईयर, पहले ही गलत हो गया, पीरियड की कोई बात ही नहीं होती। एज लॉन्ग एज ऑल इनपुट आर फिक्स, ऑल इनपुट फिक्स नहीं होते हैं, कुछ ही फिक्स्ड होता है या एक ही फिक्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 का डी। इफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आर प्रेजेंट देन इफ ऑल इनपुट आर इंक्रीज बाय 10% देन। तो आपको रिटर्न टू स्केल वाला कंसेप्ट जानना है पहले तो, कि रिटर्न टू स्केल होता क्या है, ठीक है। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन हमने अभी देखा दो टाइप के होते हैं, दो टाइप में कौन कौन से, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। और प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है आपने, प्रोडक्शन फंक्शन बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन। तो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन देखने के लिए हम इसको दो टर्म में देख सकते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन काम करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के बेसिस पे, ठीक है। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन काम करता है रिटर्न टू स्केल के बेसिस पे, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या बोलता है, शॉर्ट रन की बात हो रही है, तो शॉर्ट रन में जाहिर सी बात है सारे फैक्टर ऑपरेशन को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कुछ फैक्टर फिक्स रहेंगे, कुछ वेरिएबल रहेंगे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये बोलता है जब हम एक फैक्टर को फिक्स रखते हैं और बाकी को वेरिएबल रखते हैं,
दैट मीन्स लैंड को अगर हम फिक्स रखें और वेरिएबल लेबर को हम इंक्रीज करें तो इनिशियली टीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, पहले टीपी एपी और एमपी को बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया एमपी जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमारा बन गया एपी और ये बन गया टीपी। ठीक है, टीपी एपी एमपी का रिलेशन हो गया। ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है। इनिशियली टीपी इंक्रीज होता है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में टीपी दो तरह से इंक्रीज होता है, टिल पीओआई, दैट मीन जहां पर एमपी मैक्सिमम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, पीओआई। इस पीओआई से पहले एमपी इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट से, इसके बाद एमपी इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग रेट से, बिकॉज यहाँ से एमपी क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। क्लियर है, एमपी जहां मैक्सिमम होगा वहां पे, सॉरी टीपी जहां मैक्सिमम होगा वहां पे एमपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो एमपी होता है वो एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। बात है आपको ध्यान रखनी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में। इनको बोलते हैं क्या, पहला स्टेज जो होता है वहां पे हमारा एमपी इंक्रीज होता है तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न टू स्केल वर्ड यूज नहीं किया है मैंने, इंक्रीजिंग रिटर्न किया है। सेकंड वाले को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, बिकॉज यहाँ पे एमपी डिक्लाइन होता है। और थर्ड वाले को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न, बिकॉज यहाँ पे एमपी नेगेटिव हो जाता है। रिटर्न टू स्केल में देखते हैं हम 3 रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और थर्ड होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किसको बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है हमें बेनिफिट हो रहा है, रिटर्न टू स्केल मेरा इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स जब भी मेरा आउटपुट ज्यादा रहेगा किसके प्रोपोर्शन में, इनपुट के, तो उसको क्या बोलूंगी मैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जैसे मैंने अगर अपने लैंड और लेबर की क्वांटिटी 100% से इंक्रीज की तो मेरा आउटपुट मोर देन 100% से इंक्रीज हो गया। दैट मीन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। मैंने एफर्ट तो 100% के ही लगाए थे लेकिन मेरा आउटपुट 120% से इंक्रीज हो गया, उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और जब भी मेरा इनपुट और आउटपुट में इक्वल चेंज होगा वो क्या होंगे, मेरे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दैट मीन्स अगर मैंने 100% से इनपुट इंक्रीज किया तो मेरा आउटपुट भी सेम 100% से इंक्रीज होगा। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या बोलता है, इनपुट तो मैंने 100% से इंक्रीज किए थे बट मेरा आउटपुट इंक्रीज तो हुआ है बट 80% से। ठीक है, ये हो गया डिमिनिशिंग। यहाँ पे दोनों ही 100% से और यहाँ पे भी 100% से। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इनपुट मैंने 100% से इंक्रीज किए थे बट मेरा आउटपुट 120% से इंक्रीज हो गया। क्लियर है, अब क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन किसका पूछा था, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो बोला है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब होगा, अगर मैंने इनपुट 10% से इंक्रीज किए। तो अगर 10% से इनपुट इंक्रीज किया है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तब होगा जब मेरा आउटपुट 10% से कम से इंक्रीज होगा। अगर आल्सो डिक्रीज बाय 10%, देखिए यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, एक बात आपको गौर करनी है, एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है तो ये रिटर्न टू स्केल नहीं है, ये कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, रिटर्न टू स्केल के लिए जरूरी है दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होना या इंक्रीज वाला ही रिलेशन होगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो आउटपुट भी इंक्रीज ही होना चाहिए। अगर वो 8% से ही इंक्रीज हुआ तब होगा हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न, तो ये तो होगा ही नहीं, या फिर डिक्रीज हो गया, उल्टा ये गलत हो गया। आउटपुट विल इंक्रीज बाय 10%, ये तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया। ठीक है, सेम परसेंट से चेंज हो गया। आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%, लेस देन वाला क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मोर देन में तो वापस क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, और हमसे पूछा क्या है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वाले के लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं 47। द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड, बोला गया प्रोडक्शन फंक्शन किस किस के बीच में रिलेशन बताता है। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन बताता तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन है, बट प्रोडक्शन फंक्शन ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन अपने पास अवेलेबल लीस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैसे मैक्सिमम आउटपुट बनाए। बिकॉज आपको पता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने क्वांटिटी में स्केर्स है, कम है, तो हमें क्या करना है,
उन लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट बनाना है। तो जहाँ पे मैक्सिमम की बात होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? द हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट। 47 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 48 वाला जरा ध्यान से देखिएगा। इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इट मस्ट बी ट्रू दैट। मस्ट बी बोला गया है, मतलब वो हर लेवल पे कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए पहले आपको बनाना क्या पड़ेगा? एमपी एंड एपी, क्योंकि एमपी की ही बात हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया? एमपी। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? एपी। ठीक है, ये एपी बन गया। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। क्वेश्चन वापस देखते हैं, पर क्वेश्चन किसकी बात किसकी कर रहा था? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया? द एमपी ऑफ लेबर इज बिलो द एपी। देखिए इस पॉइंट के बाद पूरे में क्या हो रहा है? एमपी इज बिलो द एपी। इस वाले एरिया में देखिए, इस पूरे एरिया में एमपी इज बिलो द एपी है। मस्ट होना चाहिए, मतलब हर सिचुएशन में पूरा होना चाहिए। क्या इस एरिया में एमपी ऑफ लेबर इज नेगेटिव है? देखिए इस पूरे एरिया में नहीं है, सिर्फ इसी पॉइंट के बाद है। और इस पूरे एरिया में एमपी एपी के बिलो है, बट ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ही पूरी हो रही है, तो मस्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। एमपी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव जीरो। देखिए जीरो भी सिर्फ इस पॉइंट पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। पहला वाला एमसीक्यू वाला जो ऑप्शन था वो तो इस पॉइंट के बाद ही एप्लीकेबल हो रहा है, और दूसरा वाला इसी पॉइंट पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग। क्या बोला गया? इस पूरी एरिया में एपी फॉल हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। जब एपी एमपी के ऊपर है या एमपी एपी के नीचे, इस पूरे एरिया में एपी फॉल हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और ये क्या है? लास्ट वाला, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। एपी तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन में मस्ट लिखा हुआ था। मस्ट मतलब जो भी आपको एरिया बताया गया है उस हर एरिया के हर पॉइंट पे वो बात एप्लीकेबल होनी चाहिए। फर्स्ट वाले में नेगेटिव लिखा हुआ है, बट नेगेटिव वाला किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ही होता है, यहाँ पे तो नेगेटिव है ही नहीं। जीरो भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो बी भी नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इस पूरे एरिया के बाद एपी फॉल ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 48 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, द एपी ऑफ लेबर इज मैक्सिमाइज व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो आपको ये पता है एमपी और एपी में रिलेशन क्या होता है? ये एपी हो गया, ये एमपी हो गया। जो एमपी कर्व है वो एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मैक्सिमम पे, तो इक्वल्स द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो यहाँ पे एक बार वापस क्वेश्चन देखते हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमाइज, तो यहाँ पे एपी मैक्सिमाइज है, और एमपी कब क्या होता है इसके? तब इक्वल होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल हो गए दोनों। दैट मीन जब एपी या जब एमपी एपी कर्व को इंटरसेक्ट करता है, तो उस पॉइंट पे एमपी इज इक्वल्स टू एपी होता है। 50, the law variable proportion drawn under all of the assumption mentioned below except the assumption that। क्या बोला गया? जब भी हम लो वेरिएबल प्रोपोर्शन देखते हैं, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन हमेशा शॉर्ट रन में काम करेगा। और शॉर्ट रन और लो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? जैसे ही हम एक फैक्टर को फिक्स रखते हैं और दूसरे को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फिक्स फैक्टर को फिक्स रखते हैं, वेरिएबल वालों को इंक्रीज करते हैं। इनिशियली टीपी इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद इंक्रीज होगा विद डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद पहुंचेगा मैक्सिमम पॉइंट पे, फिर क्या होगा? डिक्लाइन होगा। तो इस पे हमें कुछ अजम्पशन माननी पड़ती है। अजम्पशन कौन सी? हमें अदर फैक्टर को कांस्टेंट मानना पड़ता है। अगर हमने अदर फैक्टर को चेंजेबल मान लिया तो हमारा टीपी एपी एमपी वाला रिलेशन काम नहीं करेगा। तो पहला क्या देखा है? द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। तो आपको पहला पढ़ते ही समझने आ जाना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? ए। बिकॉज क्या बोला गया था? लो वेरिएबल प्रोपोर्शन को ड्रोन करते समय हमें अजम्पशन माननी पड़ती है। इसके अलावा मतलब इसमें से कौन सी नहीं माननी पड़ती है? टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। अगर टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग होगी तो टीपी एपी और एमपी का रिलेशन काम ही नहीं करेगा।
बिकॉज अगर आपने एक एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज भी किया तो बाद में आपका टीपी डिक्रीज नहीं होगा, बिकॉज टीपी कर्व क्या बताता है कि एक लेवल के बाद अगर आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा यूज करते हो तो टीपी डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी को चेंज मान लिया तो टीपी कभी भी डिक्लाइन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 50। बाकी सबको तो हमें फिक्स ही रखना होता है, यहाँ पे ही फिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ओनली फिजिकल इनपुट ही करते हैं, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्टेबल होती है, मतलब कांस्टेंट होती है, ये भी सही है। व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन? Technical relationship between physical input and physical output, relationship between fixed factor of production and variable factor of production, relationship between factor of production and utility created by it, relationship between quality of output produced and time taken to produce the output। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है इसमें से कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन को बता रहा है। तो इसमें प्रोडक्शन फंक्शन को कौन बताता है, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में रिलेशन। तो 51 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। लॉज ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, लॉज ऑफ प्रोडक्शन मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और रिटर्न टू स्केल। तो इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, देखिए रिटर्न टू स्केल इंक्लूड होता है लॉज ऑफ प्रोडक्शन में। जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन जिस लॉ पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिटर्न टू स्केल। तो ये तो इंक्लूड होता है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा बिकॉज डज नॉट पूछा गया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर बी भी होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर किसको बोलते हैं, जब हम शॉर्ट रन में बात करते हैं तो शॉर्ट रन में जब हम टीपी एमपी और एपी का रिलेशन बनाते हैं, ये हमारा एमपी हो गया और ये हमारा एपी हो गया। एपी ना तो जीरो होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हमारा एमपी हो गया और ये हमारा एपी हो गया और यहाँ पे हमारा हो गया टीपी। लॉज ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट पूछा गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न तो होता है। जो सेकंड स्टेज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, 52 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। लॉ वेट नहीं, फिर बी नहीं होगा, डज नॉट पूछा गया है ना। डज नॉट में रिटर्न टू स्केल तो हमारा आ ही जाता है, मतलब ये तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर भी हमारा इसका पार्ट होता है। सी क्या बोला गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये भी होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में जो लॉ काम करता है उसी को क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर नहीं होता, यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है, ये प्रोडक्शन में नहीं आता, कहाँ पे आता है, कॉस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आइसोकॉन्ट, आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व, जिसको आईसी कर्व बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व गुड्स के वो कॉम्बिनेशन बताता है जिसको कोई भी कंज्यूमर परचेस करे, ठीक है, तो उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आइसोकॉन्ट क्या बताता है, किसी भी पर्सन के पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है या जो इनपुट अवेलेबल है, इनपुट को ही हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही हम इनपुट बोल सकते हैं। किसी भी पर्सन के पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है और जो इनपुट अवेलेबल है उसका वो जिस भी रेशियो में यूज कर ले उसको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो इनपुट का कोई भी रेशियो हो आउटपुट हमेशा इक्वल रहेगा। ये कौन सा पॉइंट हमें ये बता रहा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव बता रहा है, देखते हैं। ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ आउटपुट फुल्ली एंड इन बेस्ट पॉसिबल वे। देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा क्या, उल्टा लिखा है। क्या बोला गया, ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। क्या हम इनपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, हम तो इनपुट का यूज करके आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे क्या हम लैंड बना सकते हैं, क्या हम लेबर बना सकते हैं, क्या हम कैपिटल बना सकते हैं, नहीं। हम लैंड लेबर कैपिटल का यूज करके जो कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको यूज करके हम आउटपुट बना सकते हैं। जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट से इनपुट नहीं बनाते, गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इनपुट से आउटपुट बनाते, तो ए तो हो गया हमारा गलत। All the alternative combination of two product among which a producer is indifferent because they yield the same profit. All the alternative combination of two input that yields the same total product. ठीक है, सेम प्रॉफिट नहीं देता है, टू इनपुट का यूज करेंगे तो सेम प्रोडक्शन देगा, टोटल प्रोडक्ट, या इसी को हम आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो 53 का आंसर होगा अपना ऑप्शन सी। बी नहीं होगा बिकॉज बी में प्रॉफिट लिखा हुआ है।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट बिकॉज अ फर्म इंक्रीज इट्स साइज इन द लॉन्ग रन। क्या बोला गया है? किसी भी फर्म को इकोनॉमीज मतलब बेनिफिट मिलेंगे बिकॉज एज अ फर्म इंक्रीज इट्स साइज इन द लॉन्ग रन। तो किस किस वजह से मिलेंगे? लेबर एंड मैनेजमेंट। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोला गया है तो आपको सारी पॉजिटिव बातें ढूंढ लेनी है। जहां पे भी नेगेटिव बात लिखी हुई है वो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा। इकोनॉमीज मतलब बेनिफिट, बिजनेस के लिए पॉजिटिव होना चाहिए या फेवरेबल होना चाहिए। लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज इन देयर एक्टिविटीज मोर। तो स्पेशलाइजेशन अपने आप में पॉजिटिव और फेवरेबल वर्ड है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लेबर और मैनेजमेंट अपने आप में स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये किसका पार्ट बनेगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ही बिल्कुल सही है। एज ए लार्जर इनपुट बायर द फर्म कैन गेट फिनेंस एट लोअर कॉस्ट एंड परचेज इनपुट एट लोअर पर यूनिट कॉस्ट। क्या बोला गया? जैसे ही हम बल्क क्वांटिटी में इनपुट को बाय करते हैं तो हमें कम कॉस्ट पेमेंट करनी पड़ती है और हमारी कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होगी? कम होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदते हो तो सामने वाला आपको डिस्काउंट ऑफर कर देता है तो कॉस्ट कम होगी। द फर्म कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे जैसे फर्म खुद को एक्सपेंड करेगी तो और बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, इससे उसकी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। तो कॉस्ट कम होगी तो अपने आप में बेनिफिट होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। तो ए बी सी तीनों सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। द प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोला गया? प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है? तो प्रोडक्शन फंक्शन बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन। तो देखते हैं, इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज्ड एंड द रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है, ऑप्शन है सही है। टेल्स अस द मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट फ्रॉम ए गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। बिल्कुल सही बात बोली गई है। हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशन है इनपुट का उनका यूज करके हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे बना सकते हैं। एक्सप्रेस द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बताता है, इकोनॉमिकल कभी भी नहीं बताता है। टेक्नोलॉजिकल ही क्यों बनाता है? बिकॉज प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बताता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, 56 देखिए एक बार। आइए 56 देखते हैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब बिलो एग्जिबिट कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। पहले तो हमें देखना ही हो क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्या बोला गया है? नंबर ऑफ वर्कर दे रखे और आउटपुट दे रखा है। जब जीरो थे तो कुछ भी आउटपुट नहीं होता था। जैसे ही +1 हुआ तो कितने हो गए? +23 हो गए आउटपुट। जैसे ही एक और लेबर आया तो एक और आने के बाद दो ने मिलकर 40 किया, लेकिन दूसरे ने आके कितना किया? तो 40 - 23 कितना किया? इसने 17 का किया। ठीक है, जब तीसरा आया तीनों ने मिलकर 50 किया और तीसरे ने आके कितना किया? 10 किया। ठीक है, तो जैसे जैसे वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं टोटल में तो प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, बट हर आने वाले लेबर का कंट्रीब्यूशन अपने से पहले वाले से कम है। ठीक है, पहले वाले ने 23 का किया, फिर 17 का किया, फिर 10 का किया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? हमारा डिक्रीज हो रहा है ना हर बार। यहाँ पे 23 हुआ था, यहाँ पे 17 हुआ था, यहाँ पे 10 हुआ था। तो तीनों बार डिक्रीज हो रहा है हर एक के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, अगर 10-10-10 होता तो कांस्टेंट हो जाता, अगर 10-20-30 इंक्रीजिंग होता तो इंक्रीजिंग वाला हो जाता, बट डिमिनिशिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा 56 का ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। इसमें से शॉर्ट रन में कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है? ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। और फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। तो देखिए रेंट ऑफ द फैक्ट्री, रेंट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन बंद भी कर दो
जीरो कर दो तब भी आपको रेंट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो इसका आंसर ए तो नहीं होगा। वेजेस पेड टू द फैक्ट्री लेबर, ये क्या होता है हमारा वेरिएबल। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगा लेबर उतनी ज्यादा हायर करनी पड़ेगी, अगर कम होगा तो हमें लेबर को हायर नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन्स वेजेस डिपेंड्स अपॉन द लेबर और लेबर डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा तो नंबर ऑफ लेबर भी ज़्यादा, तो ये हमारा क्या हो गया वेरिएबल, पहला फिक्स था। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो आप प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको बैंक को या जिस भी पर्सन से लोन लिया है उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये भी हमारा फिक्स्ड हो गया। पहला वाला भी हमारा फिक्स्ड था। पेमेंट ऑन द लीज, लीज फॉर फैक्ट्री इक्विपमेंट, ये वाले भी आपके फिक्स्ड हो गए। तो जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वेजेस, तो हमारा ये वेरिएबल हो गया। 57 का आंसर ऑप्शन बी। द एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइज। क्या बोला गया है? अगर हम एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे काम करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइज, इसमें से कौन सी कॉस्ट हमारी क्या होगी मिनिमाइज होगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी या एवरेज टोटल कॉस्ट होगी या मार्जिनल कॉस्ट होगी? कौन सी कॉस्ट हमारी मिनिमाइज होगी हमें ये बताना है। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट टोटल कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। हमें पूछा गया जब एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगा तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइज, तो जब एफिशिएंट प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी मिनिमम लगेगी और फिक्स्ड कॉस्ट भी मिनिमम लगेगी, तो दोनों कॉस्ट कहाँ पे इंक्लूड है? एवरेज टोटल कॉस्ट में। इसका आंसर क्या होगा 58 का बी। नेक्स्ट देखिए, इन द शॉर्ट रन द फर्म्स प्रोडक्ट कर्व शोज दैट। क्या बोला गया है? शॉर्ट रन में फर्म का प्रोडक्ट कर्व मतलब टीपी एपी एमपी की बात हो रही है। ये टीपी हो गया, ये हमारा हो गया एमपी और ये हमारा हो गया एपी और ये हो गया हमारा टीपी। क्लियर है? फर्स्ट स्टेज हो गई, सेकंड होगी, थर्ड हो गई। अब पढ़ते हैं। टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज बट कंटिन्यू टू इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। पहला तो स्टेटमेंट ही गलत लग रहा होगा आपको। देखिए क्या बोला गया है, जब एपी डिक्रीज होता है तो एपी यहाँ डिक्रीज हो रहा है। क्या एपी डिक्रीज होते टीपी भी डिक्रीज होता है क्या? नहीं। ठीक है, जब एमपी डिक्रीज होता है तब टीपी डिक्रीज होता है। पहले में क्या लिखा हुआ है? टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज, मतलब टीपी डिक्रीज होने लग गया। क्यों? बिकॉज एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज। नहीं, जब एपी डिक्रीज होता है तब भी टीपी इंक्रीज ही होता रहता है। टीपी डिक्रीज उसी सिचुएशन में होगा जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? डिक्लाइन होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, या नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज नहीं नेगेटिव। टीपी उसी केस में डिक्रीज हो सकता है जब एमपी नेगेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। When MP is equals to AP, average product is decreasing but at its highest। क्या बोला गया है? जब MP किसके इक्वल होता है? AP के, तो एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग बट एट इट हाइस्ट। डिक्रीज नहीं होता है यहाँ पे, तो इंक्रीज ही होता रहता है। फिर हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट होने के बाद डिक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। When the marginal product curves cut the average product curves from below, when the marginal product curve cuts the average product curve from below, the average product is equal to marginal product। तो क्या बोला गया है? जब एमपी कर्व, इसको इधर देख लीजिए, क्या एमपी कर्व एपी कर्व को नीचे से कट करता हुआ ऊपर जाता है या ऊपर से कट करता हुआ आता है? देखिए ये कौन सा कर्व है हमारा? ये है हमारा एमपी और ये है हमारा एपी। तो क्या बोला गया? एमपी जब एपी को कट करता है तो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है एमपी?
देखिए इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, एमपी ऊपर से कट करता हुआ आ रहा है एपी को, क्योंकि इस पॉइंट पे एमपी इक्वल्स टू क्या है, एपी है, तो ये भी गलत हो गया। इन स्टेज टू टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड रिचेस मैक्सिमम एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। ये बिल्कुल सही बात बोली गई है। ये जो सेकंड स्टेज होती है यहाँ पे टीपी इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग रेट से और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लीजिए, हम इसको एक नोट पे बना लेते हैं। वैसे हमने ये बना ही रखा है ना यहाँ पे। क्या बोला गया है, सेकंड स्टेज में टीपी इंक्रीज होता है विद डिमिनिशिंग रेट से, बिल्कुल सही बात बोली गई है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड स्टेज खत्म कहाँ पे होती है, जब टीपी क्या होता है, मैक्सिमम, और एमपी क्या होता है, 0। तो इसका करेक्ट पूछा गया था, करेक्ट कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी। अब फिक्स्ड इनपुट डिफाइंड एज एम, देखिए फिक्स्ड इनपुट वो इनपुट होगा जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिक्स्ड इनपुट वो इनपुट होता है जो चेंज नहीं होगा, तो जहां पे भी चेंज नहीं होने वाली बात होगी वही हमारा आंसर होगा। पहले में क्या लिखा हुआ है, दैट इनपुट हुज क्वांटिटी कैन बी क्विकली चेंज, तो फिक्स की तो चेंज होती ही नहीं, तो ये गलत हो गया। दैट इनपुट हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी क्विकली चेंज इन द शॉर्ट रन इन रेस्पॉन्स टू द डिजायर ऑफ द कंपनी टू चेंज इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती, और कैन नॉट बी क्विकली चेंज इन द शॉर्ट रन में नहीं हो सकती इन रेस्पॉन्स टू डिजायर ऑफ द कंपनी टू चेंज इट्स प्रोडक्शन। तो ये सही लग रहा है, इसको भी हम होल्ड करते हैं, पहले हम सी और डी देख लेते हैं। सी में क्या है, दैट इनपुट हुज क्वांटिटी कैन बी इजीली चेंज, तो फिक्स कॉस्ट की इजीली चेंज नहीं होती, वापस गलत हो गया। यहाँ पे भी इजीली चेंज दिखा हुआ है, वापस गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि शॉर्ट रन में दो टाइप की कॉस्ट होती है, क्यों होती है, बिकॉज शॉर्ट रन में हम फिक्स कॉस्ट को चेंज नहीं कर पाते, बट लॉन्ग रन में तो कोई कॉस्ट फिक्स्ड ही नहीं होती है, सारी कॉस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 60 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बच्चों आज हम इसके क्वेश्चन आंसर यहीं तक ही रखते हैं, रिमेनिंग हम इसको अगली क्लास में अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।